रॉयल एनफील्ड एक नाम जो सिर्फ एक बाइक नहीं, एक जज्बा है। ये वो ब्रांड है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में अपने दमदार स्टाइल और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। एक टाइम था जब मोटरसाइकिल सिर्फ एक सफर का साधन होती थी, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने इसे एक लाइफस्टाइल बना दिया। बुलेट की दमदार आवाज, क्लासिक का टाइमलेस डिजाइन और मेटियोर के मॉडर्न टच ने हर दिल में अपनी जगह बनाई है। आज भी रॉयल एनफील्ड रोड पर आती है तो सिर्फ एक राइड नहीं, एक लेगेसी चलती है। लेकिन दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैरान रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। अगर आप पिछले 25 सालों में देखो तो जहां एप्पल का स्टॉक प्राइस लगभग 60,000% तक बढ़ा है, टेस्ला जब से लिस्ट हुआ है तब से 17,000% बढ़ा है। बजाज फाइनेंस का स्टॉक, जो कि इंडिया के सबसे हाईएस्ट रिटर्निंग स्टॉक्स में से एक है, वो 1,26,980% बढ़ा है। और बाय द वे ये रिटर्न्स काफी अच्छे और माइंड ब्लोइंग है। लेकिन वहीं आयशर मोटर्स के शेयर्स ने पिछले 25 सालों में 3,90,000% का रिटर्न दिया है। और ये होने का मेजर और इकलौता कारण है उनकी बाइक ब्रांड रॉयल एनफील्ड। और जहां बहुत से लोग आज रॉयल एनफील्ड को एक लेजेंडरी ब्रांड के रूप में जानते हैं, तो वहीं बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि एक जमाने में रॉयल एनफील्ड की हालत इतनी खराब थी कि वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे तीन बार बैंकरप्ट यानी कि दिवाला होने से बची थी, उसकी कगार में पहुंच चुकी थी। लेकिन आगे जाकर कुछ ऐसा हुआ जिसने बजाज और हार्ले डेविडसन जैसी बड़े बड़े ब्रांड्स को भी चौंका दिया। जरा सोचिए, साल 2000 में रॉयल एनफील्ड की कैपेसिटी 6,000 यूनिट्स पर मंथ की थी, यानी कि वो हर महीने 6,000 यूनिट्स बना सकते थे, पर वो सिर्फ 2,000 यूनिट्स बेच पा रहे थे। और कंपनी की हालत इतनी खराब थी कि 3 बड़ी बड़ी कंपनीज की कोशिश के बाद भी इसे कोई बचा नहीं पाया था। लेकिन फिर एक 26 साल का नौजवान सामने आया जिसमें विजन था, हिम्मत थी और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी थी, जिसने रॉयल एनफील्ड की किस्मत बदल दी। और आज देखें तो वही रॉयल एनफील्ड जो एक जमाने में 2000 बाइक्स भी नहीं बेच पाती थी, उनकी सेल्स आज 36 गुना बढ़ चुकी हैं। और आज वही रॉयल एनफील्ड कंपनी सालाना 9,20,000 बाइक्स बेचती है। और मजे की बात यह है कि यह सफर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। आज ये कंपनी, आज रॉयल एनफील्ड दुनिया में 50 देशों में अपनी बाइकों को एक्सपोर्ट करती है और आज ये बाइक एक ग्लोबल आइकॉन बन चुकी है। पर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि रॉयल एनफील्ड में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से कंपनी डूब रही थी, और एक 26 साल के लड़के ने ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी अपनाई जिसने एक लॉसेस में डूबी हुई कंपनी को एक ग्लोबल सेंसेशन में बदल दिया। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रॉयल एनफील्ड के सफर को। और अगर आप बाइक्स को पसंद करते हैं या फिर आपको बिजनेस कैसे काम करता है, उन सब चीजों में इंटरेस्ट है, तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। The mighty Royal Enfield Bullet went around the world, found its home in India, where it became an icon. It was the motorcycle that made Royal Enfield into a global brand. This is the energy which makes the Royal Enfield to make the best motorcycle in the world. No other manufacturer had built a bike like this before for full production use, and the rest of the world followed. Classic was the motorcycle that changed Royal Enfield's fortunes. It's not just brute force, right? And that is the Himalayan. दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जब रॉयल एनफील्ड को आसमान से वॉर जोन में हवाई जहाज से गिराया जाता था। जी हां, सही सुना आपने, रॉयल एनफील्ड को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में आसमान से वॉर जोन में हवा से गिराया जाता था। Poland, September 1939. The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. There's just one thing. I mean, if freedom is at peril, you've got to do something. This little lightweight motorcycle that was used to be parachuted from the aircraft to help support the troops. The Royal Enfield Flying Fleet is the most fantastic story. Imagine these motorcycles that are parachuted behind enemy lines. A story that is 91 years of unrivaled resilience and endurance. लेकिन उन खतरनाक सिचुएशंस में भी रॉयल एनफील्ड की बाइक इतनी अच्छी तरह से चलती थी कि वो ब्रिटिश सोल्जर्स की फेवरेट बाइक बन गई थी। लेकिन एक बार जब वॉर खत्म हुई और सिविलियंस ने रॉयल एनफील्ड को यूज करना शुरू किया, तो उन्हें बहुत सी अलग अलग प्रॉब्लम्स नजर आने लगी। जैसे तब की बाइक्स बहुत ज्यादा भारी थी और उन्हें मेंटेन करना काफी मुश्किल था, और अगर आप उनको मेंटेन नहीं करते तो बाइक्स बहुत जल्दी खराब हो जाती थी। इसलिए यूके में जैसे ही जैपनीज बाइक्स आने लगी, वैसे ही उन्होंने रॉयल एनफील्ड का सारा
मार्केट खत्म कर दिया और रॉयल एनफील्ड को इंग्लैंड को छोड़ना पड़ा। लेकिन तभी इस कंपनी को इंडियन मार्केट्स में एक मौका दिखा, तो इंडिया आते ही उन्होंने इंडियन आर्मी को अपनी बाइक्स बेचना शुरू कर दिया, जिसमें वो इंडियन आर्मी की व्हीकल की तरह यूज होने लगी, जिससे कंपनी फिर से प्रॉफिट कमाने लगी। और जवाहरलाल नेहरू जो कि उस टाइम पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके सपोर्ट की वजह से रॉयल एनफील्ड इंडिया में बाइक्स मैन्युफैक्चर भी करने लगी थी। और दोस्तों रॉयल एनफील्ड पहली फॉरेन ब्रांड्स में से एक थी जिन्होंने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सेटअप किया था। लेकिन अजीब बात यह है कि यूके में उनका प्रोडक्ट फेल होने के बाद भी अंग्रेजों ने अपनी बाइक में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया, कोई बड़ा चेंजेस नहीं किए। जो बाइक उनकी वर्ल्ड वॉर 2 में यूज होती थी वही बाइक लगभग वो अभी भी बेच रहे थे, और आने वाले 40 सालों तक बाइक में ज्यादा तब्दीली नहीं की गई। और इसीलिए 1991 के बाद जब इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ और इंडिया में भी जैपनीज बाइक्स आने लगी, तो लोगों ने फिर से रॉयल एनफील्ड को खरीदना छोड़ दिया और एक कंपनी फिर से डूबने लगी। लेकिन तब जाके आयशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को खरीद लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वो बड़ी ही आसानी से रॉयल एनफील्ड को इंडियन मार्केट में बेच पाएंगे और इसका एक बहुत बड़ा ब्रांड बना पाएंगे। लेकिन दोस्तों इंडियन बाइक मार्केट को क्रैक करना इतना ज्यादा मुश्किल था कि 6 साल की भरपूर कोशिश के बाद भी जहां रॉयल एनफील्ड की फैक्ट्री कैपेसिटी 6000 यूनिट्स की थी, तो वहीं वो एक महीने में सिर्फ 2000 बाइक्स बेच पा रहे थे, यानी कि साल का लगभग 24000 बाइक्स के आसपास। और कंपनी हर बढ़ते महीने के साथ लॉस में जाती ही जा रही थी। तो इसीलिए आयशर मोटर्स ने सोचा कि अब इस ब्रांड का कुछ नहीं हो सकता और अब हमें रॉयल एनफील्ड को बंद कर देना चाहिए। और जैसे ही वो ये डिसीजन लेने वाले थे, तो अचानक से एक 26 साल का लड़का उन्हें रोकता है। ये 26 साल का लड़का था सिद्धार्थ लाल, जो आयशर मोटर्स के फाउंडर विक्रम लाल का बेटा था। और उन्होंने बोर्ड से कहा कि सर मुझे एक मौका दे दो, मैं रॉयल एनफील्ड को चलाऊंगा भी और मैं ही इसे सक्सेसफुल ब्रांड भी बनाऊंगा। ये सुनने के बाद बोर्ड ने सोचा कि जब बड़े बड़े बिजनेसमैन, पूरे वेटरन बिजनेसमैन भी इस कंपनी को चला नहीं पाए, तो ये 26 साल का लड़का ऐसा ही क्या कर लेगा जो ये ब्रांड इतना सफल हो जाएगा। लेकिन बोर्ड ने फैसला किया कि जब 6 साल का इंतजार हम कर ही चुके हैं और मेहनत कर ही चुके हैं, तो क्यों ना 2 साल और रुक के देख ही लिया जाए कि ये क्या कर लेता है। और इसी तरह दोस्तों रॉयल एनफील्ड के पुनर्जन्म की कहानी की शुरुआत होती है। और इस 26 साल के लड़के ने ऐसा कमाल कर दिखाया कि रॉयल एनफील्ड की सेल्स 25,000 से बढ़कर 50,000, 50,000 से बढ़कर 1 लाख, 1 लाख से बढ़कर 5 लाख और 5 लाख से बढ़कर आज 9 लाख यूनिट्स तक बढ़ गई हैं। तो क्या आप यहाँ एक बात को समझ रहे हो? रॉयल एनफील्ड की सेल्स पिछले 20 सालों में 36 गुना बढ़ चुकी हैं, जो कि किसी भी कंपनी के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। और आज आयशर मोटर्स सिर्फ रॉयल एनफील्ड की मदद से 16,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है, जिससे उनको 4,000 करोड़ का प्रॉफिट मिलता है। तो सवाल ये है कि जब अंग्रेज भी इस कंपनी को बचा नहीं पाए, जब आयशर मोटर्स खुद इतने सालों तक मेहनत करने के बाद इसे बचा नहीं पाई, तो इस 26 साल के सिद्धार्थ ने ऐसा क्या कर दिया कि आज रॉयल एनफील्ड इतना सक्सेसफुल ब्रांड बन चुका है? तो दोस्तों वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन अगर हम रॉयल एनफील्ड के बिजनेस मॉडल में जाकर देखें तो इसके 4 मेन कारण, इसके 4 मेन रीजंस देखने को मिलते हैं। पहला कदम था आयशर मोटर्स के सारे बिजनेस को बेचना। उस टाइम पर दोस्तों आयशर मोटर्स के पास 15 के आसपास लगभग बिजनेस थे जो अलग अलग सेक्टर से फैले हुए थे। कहीं वो कपड़ा बना रहे थे, कहीं वो कुछ क्लीनिंग इक्विपमेंट बना रहे थे। तो इसीलिए सिद्धार्थ ने 15 में से 13 बिजनेस को बेचने का फैसला लिया। उन्होंने बस हैवी व्हीकल्स को बचा लिया और रॉयल एनफील्ड को बचा लिया। लेकिन सवाल ये है कि कोई अपने प्रॉफिटेबल बिजनेस को अचानक से क्यों बेच देगा? दोस्तों ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब भी आपके बिजनेस बहुत ज्यादा फैले होते हैं, उतना ही आपका किसी एक पर्टिकुलर चीज में बहुत कम फोकस होता है। इनफैक्ट बहुत से बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का मानना है कि किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी को सफल बनाने का पहला मेजर स्टेप है आपका सारा अटेंशन और फोकस उस कंपनी को देना। और इसीलिए दोस्तों सिद्धार्थ ने 13 बिजनेस को बेचकर ये सोचा कि वो अपना पूरा फोकस दुनिया की बेस्ट बाइक बनाने में लगाएंगे। उसके बाद सिद्धार्थ ने एक ऐसा कदम उठाया जो हर बिजनेसमैन को फॉलो करना चाहिए, और इसी कदम ने आने वाले समय में रॉयल एनफील्ड की किस्मत को बदल कर रख दिया और आज रॉयल एनफील्ड इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है। दोस्तों सवाल ये है कि सिद्धार्थ ने आखिर ऐसा क्या किया? तो दोस्तों जब भी कोई बड़ी कंपनी मार्केट रिसर्च करती है, यानी कि ये देखती है कि मार्केट में क्या चल रहा है, तो वो मैकेंजी जैसी किसी बड़ी कंसल्टिंग कंपनी का इस्तेमाल करके ये रिसर्च करवाती है, जिसमें जाके लोगों से पूछते हैं क्या हो रहा है, और खुद जाके रॉयल एनफील्ड या कोई भी ब्रांड जाके खुद नहीं पूछता कि मार्केट में क्या चल रहा है, या फिर उनके पास जो एक्सेल शीट में डाटा होता है, जो उनको डाटा मिला होता है, उसको पढ़कर वो ये अंदाजा लगाते हैं कि प्रोडक्ट में क्या कमी है या फिर हम इस प्रोडक्ट में क्या चेंज कर सकते हैं और हमें किस और प्रोडक्ट की जरूरत है। और इस चक्कर में वो कभी भी अपने कस्टमर से खुद जाकर बात नहीं कर पाते, कभी भी दुकान में जाकर ये नहीं देखते कि प्रोडक्ट क्यों नहीं बिक रहा, और उसी तरह वो अपने कस्टमर से डायरेक्टली ये भी नहीं पूछते कि भाई साहब आप हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं लेते। लेकिन सिद्धार्थ ने क्या किया? यहाँ सिद्धार्थ ने किसी कंसल्टिंग कंपनी या फिर एक्सेल शीट की मदद लेने के बजाय सीधा अपनी बाइक लेकर एक लंबे रोड ट्रिप पर वो निकल गए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं किसी बड़ी कंपनी को हायर करूंगा, और उस रोड ट्रिप पर वो कई महीनों तक सिद्धार्थ ने सिर्फ अपने कस्टमर, अपने पोटेंशियल कस्टमर से बात करते रहे। उन्होंने बहुत से लोगों से, बहुत से बाइक राइडर से पूछा कि भाई साहब आप रॉयल एनफील्ड की बाइक क्यों नहीं चलाते, आप जैपनीज बाइक ही क्यों खरीदते हो, रॉयल एनफील्ड में सुधार की कहाँ जरूरत है, और अगर आप रॉयल एनफील्ड में कुछ बदल पाते, कोई एक पर्टिकुलर चीज चेंज कर पाते, तो आप क्या बदल पाते। और इसी तरह दोस्तों सिद्धार्थ ने ऑन ग्राउंड मार्केट रिसर्च करना शुरू किया, और कई महीनों की रिसर्च के बाद सिद्धार्थ और उनकी टीम को रॉयल एनफील्ड में 3 बड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई दी। कंपनी में 3 ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि कंपनी की इमेज और कंपनी का प्रॉफिट सब कुछ खा रही थी।
पहला प्रॉब्लम था पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स अपने आप में बहुत भारी होती थी और जब उन्हें फैक्ट्री या वेयरहाउस से ट्रांसपोर्ट करके रिटेल स्टोर्स तक भेजा जाता है तो बाइक्स को वर्कर्स बहुत अच्छे से पैक नहीं करते थे, बहुत अच्छे से हैंडल नहीं करते थे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में बाइक से कुछ पार्ट्स टूट जाते थे या फिर बाइक से बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते थे। और उससे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंजन में कोई प्रॉब्लम आती थी तो कस्टमर को उसके बारे में घर जाते पहले पता नहीं चलता था कि उनकी बाइक में कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ आप खुद ही सोचो कि अगर आप कोई नई बाइक या कोई नया प्रोडक्ट खरीद के लाए हो और आप उसे तुरंत चला ही रहे हो और आपको पता चला कि उसमें कोई खराबी है तो आपको कैसा लगेगा। और यही प्रॉब्लम रॉयल एनफील्ड की इमेज को खराब कर रही थी कि यार इसको तो नई बाइक लेके आओ तब भी ये खराब हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम थी रॉयल एनफील्ड की सेल्स और आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस। और तीसरा और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था रॉयल एनफील्ड का इंजन। और यहीं पर दोस्तों आने वाले समय में रॉयल एनफील्ड की किस्मत बदल गई। दोस्तों वीडियो के इस सेगमेंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। उस जमाने में मार्केट में दो तरह के इंजन होते थे, एल्यूमिनियम इंजन और कास्ट आयरन इंजन। और जैसे उनके नाम से पता चलता है कि ये दोनों ही इंजन एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन मटेरियल से बने होते थे। तो सवाल ये है कि इन दोनों में फर्क क्या है। दोस्तों अगर आप एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन की डेंसिटी यानी कि उसका घनत्व देखेंगे तो एल्यूमिनियम की डेंसिटी 2700 kg पर मीटर क्यूब होती है और कास्ट आयरन की डेंसिटी होती है लगभग 7200 kg पर मीटर क्यूब। यानी अगर मैं आपके सामने 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब रखूं जिसकी हाइट, चौड़ाई और लंबाई तीनों ही 1 मीटर हो तो उस क्यूब का वजन एल्यूमिनियम में 2700 किलो का होगा। लेकिन अगर वही क्यूब कास्ट आयरन का हो तो उसका वजन 7200 किलो का हो जाएगा। तो यहाँ शायद आप एक चीज समझ गए होंगे कि एल्यूमिनियम कास्ट आयरन के मुकाबले काफी ज्यादा हल्का होता है, लगभग 1/3 होता है वजन में। और जब एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन से 350 सीसी का एक इंजन बनाया जाता है, मोटरसाइकिल इंजन बनाया जाता है, तो उन दोनों ही इंजन में लगभग 15 से 20 किलो का फर्क हो जाता है। और जब रॉयल एनफील्ड ने एल्यूमिनियम के इंजन बनाना शुरू किया तो बाइक कम भारी होने की वजह से कस्टमर को बाइक चलाने में आसानी हुई, कस्टमर आसानी से ब्रेक मार पाए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि बाइक 15 से 20 किलो हल्की होने की वजह से बाइक माइलेज काफी लंबी देने लगी, काफी अच्छी माइलेज देने लगी। और ये थी दोस्तों एल्यूमिनियम की पहली खूबी। एल्यूमिनियम की दूसरी खास बात है हीट डिस्पर्जन। अब आप इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि मटेरियल कितनी तेजी से हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। जैसे अगर आपके पास एक एल्यूमिनियम और आयरन रॉड हो और आप उसके एक पॉइंट को गर्म करते हो तो उनके पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हीट कितनी तेजी से पहुंचेगी ये कंडक्टिविटी से पता चलता है। और इस चीज को वॉट में मेजर किया जाता है। और इसी कंडक्टिविटी को मेजर करने पर पता चलता है कि एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी कास्ट आयरन से 4 गुना ज्यादा होती है, 4 गुना ज्यादा तेज होती है, जिससे वो कास्ट आयरन के मुकाबले 4 गुना जल्दी गर्म और 4 गुना जल्दी ठंडा होता है। और अब इससे होता क्या है दोस्तों, जब भी इंजन गर्म होता है और अगर इंजन अपनी हीट को ट्रांसफर करके कूलेंट तक नहीं पहुंचाएगा तो इंजन ओवरहीट हो जाएगा, जिससे इंजन के पार्ट ज्यादा गर्म होने की वजह से खराब हो सकते हैं। इसीलिए एल्यूमिनियम इंजन की लाइफ के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। जबकि कास्ट आयरन का बना इंजन एल्यूमिनियम के मुकाबले बहुत कम चलता है और उसकी लाइफ बहुत कम होती है। इसलिए दोस्तों एल्यूमिनियम इंजन की लाइफ बहुत लंबी होती है और इसकी मेंटेनेंस में कम खर्च होता है, इसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती। और इन सभी के साथ एल्यूमिनियम के पास वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करने की एक बहुत ही अच्छी खूबी होती है। तो एल्यूमिनियम से बने हुए इंजन जो होते हैं वो बाइक्स के चलते वक्त बाइक्स में लगे सस्पेंशन के साथ खुद भी शॉक और झटकों को अब्सॉर्ब करते हुए चलते हैं, वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब करते हैं, जिसके वजह से बाइकर्स को एक स्मूथ और कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने में मदद मिलती है, जिससे बाइक का राइडिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। अब आप एक एग्जांपल के लिए इतना समझिए कि 1990s के टाइम में जो रॉयल एनफील्ड की बाइक बन रही थी जिसमें कास्ट आयरन इंजन होता था, उसको अगर आप 70 किलोमीटर की स्पीड में भी चलाएं तो वहां पर राइडर को बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन एक बार जब इन्होंने एल्यूमिनियम इंजन में शिफ्ट किया तो उसके बाद 120 130 किलोमीटर की स्पीड में भी बाइक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। तो क्या आप यहाँ एक चीज समझ रहे हो, सिर्फ इंजन को कास्ट आयरन से एल्यूमिनियम में शिफ्ट होने की वजह से बाइक का वजन कम हो जाता है, बाइक और इंजन की लाइफ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, मेंटेनेंस के साथ साथ राइडिंग एक्सपीरियंस भी काफी इंप्रूव हो जाता है। और रॉयल एनफील्ड का कास्ट आयरन से एल्यूमिनियम में शिफ्ट होने का डिसीजन कंपनी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जिसने बाइक में आने वाली ज्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया और लोगों के बीच इस बाइक की इमेज को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और भी ज्यादा अच्छा कर दिया। इसके साथ उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन से लेकर पैकेजिंग तक, सेल से लेकर आफ्टर सेल सर्विस तक हर चीज में इतना सुधार किया कि आज रॉयल एनफील्ड की आफ्टर सेल सर्विस इंडस्ट्री में बेस्ट मानी जाती है, वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। यहाँ तक कि फॉरेन ब्रांड्स भी इनका मुकाबला नहीं कर पाते आफ्टर सेल सर्विस में। और यही आज रॉयल एनफील्ड की सबसे बड़ी खूबी है। और आखिर में सिद्धार्थ को यह भी समझ आ गया कि अगर रॉयल एनफील्ड को एक प्रीमियम ब्रांड बनाना है तो इनके शोरूम्स को इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना होगा। अगर आप कोई महंगी बाइक बेच रहे हो तो वो देखने में ऐसे नहीं लग सकते कि कोई नॉर्मल रिटेल स्टोर है। और अगर आज आप किसी रॉयल एनफील्ड के स्टोर में जाओगे तो आपको एक चीज रियलाइज होगी कि वो बाइक स्टोर कम, वो फैशन शोरूम जैसा ज्यादा लगता है। अब मर्चेंडाइज होती है, हेलमेट्स मौजूद होते हैं, आदमी का बाइक्स पे कम फोकस होता है बल्कि मर्चेंडाइज पे ज्यादा होता है जो बाइकर्स को अपनी ओर खींचते हैं। और दोस्तों इन सभी में एक और बहुत बड़ा कारण है जिसे आप चाह के भी छुपा नहीं सकते और वो है मार्केटिंग।
आज रॉयल एनफील्ड के बाइक्स कैटलॉग में लगभग 10 के आसपास बाइक्स मौजूद हैं जो 1.5 लाख के प्राइस पॉइंट से शुरू होकर 7 लाख के प्राइस तक जाती है। 350 सीसी के इंजन से लेकर आज रॉयल एनफील्ड 650 सीसी के इंजन वाली पावरफुल बाइक्स भी प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन पिछले 50 सालों में रॉयल एनफील्ड को 80% इंडियंस रॉयल एनफील्ड नहीं बल्कि बुलेट के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप नहीं, पर रूरल इंडिया या छोटे शहरों में रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक अगर रोड पे चलते हुए दिख जाए, अगर कोई भी बाइक रोड पे चलते हुए बहुत आवाज कर रही है, तो पहली नजर में उसे बुलेट ही कहा जाता है। ये कहा जाता है वो देखो बुलेट चल रही है। और दोस्तों ये कोई स्टीरियोटाइप नहीं है। आज इसी बुलेट नाम की वजह से रॉयल एनफील्ड का मुकाबला करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। हार्ले डेविडसन और इंडियन जैसी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बाइकिंग कंपनीज भी सिर्फ इसी कारण से बुलेट से पीछे रह गई। जब भी कोई हार्ले डेविडसन या इंडियन जैसी बाइक महंगे प्राइस में खरीदता था तो लोगों का बस एक ही कहना है कि यार ये बुलेट जैसी तो दिखती है, ऐसे अच्छा तो रॉयल एनफील्ड खरीद लेता। और यही रॉयल एनफील्ड की सबसे बड़ी सफलता है कि आज वो इंडियन पॉपुलेशन के दिमाग में इस नाम से बैठ गई हैं। अब आप मुझे खुद ही बताओ कि जब मैं बुलेट बोलता हूं तो आपके दिमाग में गन वाली असली बुलेट आती है या फिर रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक आती है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों यही रॉयल एनफील्ड की सटल मार्केटिंग का सबसे अच्छा और सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट है कि आज वो इंडियन पॉपुलेशन के दिमाग में बुलेट के नाम से बैठ गए हैं। और भले ही कोई आदमी से रॉयल एनफील्ड जाने ना जाने की कंपनी कौन सी है, लेकिन आप बुलेट बोलोगे तो सबके दिमाग में वो एक इमेज बनी जाएगी बाइक की। तो दोस्तों इसी तरह सिद्धार्थ ने कस्टमर से बात करके, ऑन ग्राउंड मार्केट रिसर्च करके और इंजन बदलकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसमें साथ ही उन्होंने मार्केटिंग को इस तरह से डायरेक्ट किया कि आज पूरे हिंदुस्तान को इस बाइक से प्यार हो गया है। और आज यही कारण है कि रॉयल एनफील्ड आज भी इतनी तेजी से ग्रो करती जा रही है। जो 2005 में सिर्फ 25,000 बाइक्स बेच पाती थी, आज वही कंपनी 9,20,000 बाइक्स बेच पाती है। और आने वाले समय में इनका बढ़ने का स्कोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिस हिसाब से एक्सपेंशन कर रहे हैं, बहुत दूर नहीं कि कुछ ही दिनों में 1 मिलियन के नंबर को टच कर लेंगे और आने वाले 10 साल में 2 से 3 मिलियन को भी टच कर सकते हैं। और दोस्तों आप रॉयल एनफील्ड के पास्ट और प्रेजेंट की कहानी के बारे में क्या सोचते हैं और आपको इस बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने बाइक लवर दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, क्योंकि उन्हें ऐसी वीडियोस काफी ज्यादा पसंद आएंगी। और दोस्तों ऐसी और भी बिजनेस और केस स्टडी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।